हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रे विद प्राची। आज का सेशन होने वाला है एकदम हटके और सुपर इम्पोर्टेंट, जहां हम इंडिया के नेचुरल ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने वाले रूल्स यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2025 को समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी, उसके रिसोर्सेज और उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और अगर कोई कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती है तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोकल कम्युनिटीज तक कैसे पहुंचते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आज के इस सेशन। हम एमसीक्यूज के थ्रू इन रूल्स के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ, जो कि बेस्ड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2025 पे। पहला एमसीक्यू है हमारा, विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रूल्स वर नोटिफाइड बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। Second statement है, they replace the earlier rules notified in 2014. Third statement है, the rules do not cover digital sequence information. Fourth statement है, the Kani tribal community in Kerala is associated with the use of Trichopus gelanicus jeepney drug. Which of the statements given above are correct? So the correct answer for this question is option A, 1, 2 and 4 only. चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। ये 2025 के नए रूल्स हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने, जो कि बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने वाली एपिक्स बॉडी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ही नोटिफाई किए हैं। जैसे हर गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं। स्टेटमेंट 2 भी एकदम पॉइंट पर है। इन रूल्स ने 2014 के पुराने एपीएस के जो रूल्स थे उसको रिप्लेस किया है। सोचो, नए जमाने के साथ जैसे नए अपडेट्स जरूरी होते हैं ना, हाँ वैसे ही हमारे बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। स्टेटमेंट थर्ड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रूल्स डीएसआई यानी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग अपडेट है। सीबीडी कॉप 16 जो हुई थी 2024 में, उसमें डिसीजंस लिए गए थे, उनके अकॉर्डिंग अब डिजिटल जेनेटिक डेटा जैसे डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस के यूज से होने वाले बेनिफिट्स को भी शेयर किया जाएगा। तो जो इसमें डू नॉट इंक्लूड वाला पार्ट था वो इनकरेक्ट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 4, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। केरला की जो कानी ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए फेमस है, और उनका जो ट्राइकोपस जिलानिकस, जिसे जीवनी ड्रग के नाम से जाना जाता है, उसके यूज से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। ये तो सीधा साधा एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज इनवैल्यूएबल होती है। अब ये न्यूज में क्यों था? ये टॉपिक हेडलाइंस में इसलिए छाया हुआ था क्योंकि हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने रिसेंटली कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। सिंपल भाषा में बताऊं तो इन रूल्स का सीधा साधा मकसद है ये इंश्योर करना कि इंडिया के जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका जब भी कोई यूज करे तो उससे होने वाले बेनिफिट्स हमारी लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स के साथ फेयरनेस के साथ शेयर किए जाए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ओके, तो सेकंड एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया इम्प्लीमेंट्स एबीएस थ्रू अ three-tier structure involving the National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, and Biodiversity Management Committees. Second statement है, the benefit sharing system applies only to foreign users and not to Indian industries. Third statement है, Biodiversity Management Committees at the local level help manage access, use, and benefit sharing related to biodiversity. Which of the above statements are correct? तो आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है और देखना है कि व्हाट द राइट आंसर इज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। अब इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिया में एबीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्मार्ट 3-tier इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको इमेजिन करो एक पिरामिड की तरह, टॉप पर यानी सेंट्रल लेवल पे एनबी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, बीच में स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, और बेस पर लोकल लेवल पर लोकल कम्युनिटीज की शक्ति बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि बेनिफिट सीधे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क सभी यूजर्स पर अप्लाई होता है, फिर चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रीज हो या फिर फॉरेनर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की। ये भी एकदम सही बात है। बीएमसीज हमारी लोकल लेवल पर चैंपियंस हैं। ये लोकल बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करने, ग्रास रूट लेवल पर एक्सेस अप्रूव करने और अपनी जुरिडिक्शन से रिसोर्सेज यूज होने पर बेनिफिट्स की इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये लोकल गार्जियंस हैं हमारी प्रकृति के। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
According to the ABS rules 2025, consider the following. Statement first, industries must obtain prior informed consent before accessing biological resources. Second statement है, companies with a turnover above 250 crore must pay 5% of gross product value as benefit sharing. Third statement है, biological resources with high conservation or economic value like red centers must have a minimum 5% benefit sharing, going up to 20% in some cases. Which of the statements is are correct? तो यहाँ भी आपको तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं, उनको समझना है और फिर इसका आंसर किसका, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। तो अब एकदम फाइनल ब्रेकडाउन देखते हैं स्टेटमेंट्स का। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। रूल्स के अंडर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूजर को एक्सेस से पहले एनबीए को एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट नोटिस देना जरूरी है। सोचो आप किसी के घर में बिना बताए घुसते हो क्या? नहीं ना, वैसे ही प्रकृति के जो संसाधन है उनको यूज करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है भाई। ऑल्दो कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स जो ऑलरेडी बीडीए यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर कवर्ड है, उनके लिए पीआईसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनके लिए बेनिफिट शेयरिंग परसेंटेज 5% फिक्स नहीं होता है। एक्चुअली एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस का 0.6%। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब बेनिफिट्स की बात हो। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। अप टू 5 करोड़ इट इज नील, 5 to 50 करोड़ इट इज 0.2%, 50 to 250 करोड़ इट इज 0.4% एंड अबव 250 करोड़ इट इज 0.6%। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ मिस्टेक है इस स्टेटमेंट। अब लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत हाई इकोनॉमिक या कंजर्वेशन वैल्यू रखते हैं, जैसे अगरवुड या वो फेमस रेड सेंटर्स जिनको स्मगल करने की कोशिश करी जाती है, उनके लिए बेनिफिट शेयरिंग ऑप्शन या सेल वैल्यू का मिनिमम 5% होता है। एंड गेस व्हाट, कमर्शियल यूज में ये परसेंटेज 20% तक भी पहुंच सकता है। ये फेयरनेस और कंजर्वेशन दोनों को इंश्योर करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2025 पर बेस्ड ये सुपर इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि इन रूल्स और इनके हर एक पहलू को अब आपने ना सिर्फ समझा बल्कि उसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट भी कर लिया होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो यूपीएससी पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप प्रेरित प्राची पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आगे भी आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।